हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू री.9। आज हम लोग परिमेय संख्या जो था परिमेय संख्या ख़त्म किए थे और आज हम लोग परिमेय संख्या से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, पर एक बार इसको फिर पुनः रिपीट कर लेंगे, पुनः इसको रिवाइज करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि अगले वीडियो में जो है वीडियो बना दिए हैं, परिमेय संख्या तक पढ़ा दिए थे और इससे पीछे जितने भी नंबर्स था इसको पढ़ा दिया। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको जा करके उसको एक बार ज़रूर देख लेना। आज हम लोग ये जो है रेशनल नंबर स्टार्ट करते हैं और इसको एक बार पुनः पढ़ के आगे पढ़ते हैं। आप वीडियो में बने रहो बढ़िया से और पूरा लास्ट तक वीडियो को देखो। आगे स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर और देखते हैं, इसको पढ़ते हैं बढ़िया से। इसको रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? तो परिमेय संख्या जो होता है दोस्तों, इसको जो है परिमेय संख्या में पहले आपको इस बात पर ध्यान देना जरूरी हो जाएगा कि परिमेय संख्या में जो होगा दोस्तों, तो इसमें ये जो है पूर्णांक संख्या शामिल रहता है। कौन सा संख्या? तो याद रखना दोस्तों, इसमें इंटीजर्स रहता है, इंटीजर्स शामिल रहता है। क्या रहता है? इंटीजर्स शामिल रहता है। और उसी को हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इंटीजर्स को p/q के रूप में लिखते हैं। क्यों p/q के रूप में किसको लिखते हैं दोस्तों? तो इंटीजर्स को ही लिखते हैं, ये जो है p/q के रूप में। जैसे इंटीजर्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, जैसे हो जाएगा कि हम -3, -2 या 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं दोस्तों, 2 ले लेते हैं। तो इसी सब को हम क्या करते हैं, बट्टे में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं। अर्थात क्या करते हैं, भिन्न के रूप में होना चाहिए परिमेय संख्या। किसके रूप में होना चाहिए? भिन्न के रूप में होना चाहिए, अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। सिर्फ इसका कंडीशन दोस्तों क्या है परिमेय संख्या का, कि ये जो q है, इस q का मान जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए इसका मान, q का मान, नहीं तो ये अनंत हो जाएगा। जैसे इसका मान हम 0, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है दोस्तों? तो इन्फिनेटिव आता है उसका मान। इस बात को आप ध्यान में रखना दोस्तों कि किसी भी संख्या में एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, तब अगर किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान जो आता है इन्फिनेटिव आता है। इसलिए q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो अनंत हो जाएगा, तब वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? कि वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो याद रखना, इसको जो लिखेंगे p/q के रूप में लिखेंगे परिमेय संख्या को। और क्या होना चाहिए? q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कंडीशन है कि p/q के रूप में इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। और q का मान जो होना चाहिए दोस्तों, ये जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, वही लिखे हैं यहाँ पर। और होता क्या है दोस्तों कि ये जो परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होता है कि इसका जो है मानक रूप भी होता है। तो आपको याद हो गया होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ क्या होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसी को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। तो जैसे हो जाएगा दोस्तों इसका क्या, परिमेय संख्या का जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना, जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 1/2, 2/3 हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा दोस्तों, 5/2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। देखो p/q के रूप में लिखा हुआ है, p/q के रूप में लिखा हुआ है। और क्या है? q डज नॉट इक्वल टू 0 है दोस्तों। q का मान देखिए, नीचे वाला का मान किसी में 0 नहीं है। 0 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, 0 एक परिमेय संख्या है, याद रख लो। लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, समझा दिया है उस वीडियो में भी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका एक मानक रूप को पढ़ते हैं। ये जो है परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है? कौन सा दोस्तों? तो मानक रूप, इसका मानक रूप, परिमेय संख्या का मानक रूप। जैसे दोस्तों मानक रूप क्या होता है कि इस दोनों के बीच में हर और अंश, देखिए हर और अंश, जैसे लिखते हैं p/q दोस्तों, तो ऊपर वाले को बोलते हैं क्या? अंश बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? तो अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये हो गया p ऊपर में जो है उसको अंश और नीचे में बोलते हैं हर।
तो क्या होना चाहिए कि ये अंश और हर में जो है सिर्फ ओनली वन जो होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, वह एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक ओनली वन होना चाहिए कॉमन फैक्टर। और अगर इसके इस अंश और हर में अगर एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वह जो है मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का मतलब है कि अंश और हर में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेकर के अगर समझें तो कोई संख्या 2/3 है, कोई संख्या क्या है 2/3 है। अगर इसका गुणनखंड 2 का करेंगे, यहाँ 2 का गुणनखंड लेते हैं तो 1 और 2 हो जाएगा, और 3 का भी गुणनखंड क्या होगा दोस्तों 1 और 3 हो जाएगा, 3 का गुणनखंड। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है इसमें कॉमन। तो ये जो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए दोनों अंश और हर का कॉमन फैक्टर, तब वह स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा, मानक रूप में कहलाएगा। अर्थात ये जो है ऊपर वाली संख्या एक के अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अंश है और हर एक के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए, तब दोस्तों वह जो है मानक रूप में कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 4/6 है तो ये मानक रूप में नहीं है दोस्तों, ये क्या है, मानक रूप में नहीं है। ये मानक रूप में कब होगा, जब ये पूरा पूरा कट जाएगा और किसी से एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। जैसे ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो रहा है। तो अब दोस्तों ये 2/3 जो है ये मानक रूप में है। ये देखिए इस दोनों में जो कॉमन फैक्टर था तो 2 कॉमन फैक्टर था, जिस कारण से ये मानक रूप में नहीं था। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो मानक रूप कब कहलाएगा, जब उसके ये जो है अंश और हर का जो है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तब वह मानक रूप में कहलाएगा, अर्थात वह मानक रूप में नहीं कहलाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला समझते हैं। मानक रूप आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। आगे इसको मिटाते हैं। अब आते हैं ये जो है अब देखते हैं परिमेय संख्या का जो है दशमलव रूप होता है। क्या होता है, दशमलव रूप होता है। होता क्या है, एक होता है दोस्तों, देखते हैं शांत दशमलव होता है। क्या होता है, शांत दशमलव होता है दोस्तों, शांत दशमलव होता है। और दूसरा क्या होता है, एक होता है आवर्ती दशमलव होता है, या इसको आप बोल सकते हो पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति बोल सकते हो इसको, आवर्ती बोल सकते हो, पुनरावृत्ति बोल सकते हो। एक क्या होता है, ये जो होता है अशुद्ध आवृत्ति होता है, एक होता है मिश्रित भी होता है दोस्तों, याद रखना, अशुद्ध आवृत्ति भी होता है, अशुद्ध आवृत्ति होता है एक आवर्ती। एक मिश्रित होता है दोस्तों, एक याद रखना मिश्रित होता है, मिश्रित होता है, एक मिश्रित आवृत्ति होता है 10। तो याद रखना ये शांत दशमलव को पढ़ते हैं पहले, तब ये चारों के बारे में पढ़ते हैं बढ़िया से दोस्तों। तो एक हो गया शांत दशमलव, ये आवर्ती दशमलव हो गया, अशुद्ध आवर्ती दशमलव होगा और मिश्रित आवर्ती दशमलव। ये चारों को बारी बारी से पढ़ते हैं दोस्तों। इसको मिटाते हैं, पहले देखते हैं ये शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव का मतलब हुआ कि अगर दशमलव के बाद वाली संख्या पूरा पूरा कट जाती है, दशमलव के बाद की संख्या अगर पूरा पूरा कट रहा है, अर्थात पूरा पूरा कटने का अर्थ ये हुआ कि शेष नहीं बच रहा है। पूरा पूरा कटने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि शेष नहीं बच रहा है, उसका पूरा कट गया। जैसे देखिए कि जैसे हो गया कि कोई संख्या है 1/2, अगर इसमें भाग देंगे दोस्तों तो दशमलव के बाद 5 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया है। दशमलव के बाद क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया और शेष नहीं बचा है इसमें। तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव दोस्तों। क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसको बोलेंगे शांत दशमलव। अगर दशमलव की बाद वाली संख्या अगर ये पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात शेष नहीं बचता है, तब उसको बोलेंगे दोस्तों क्या, शांत दशमलव बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे देखिए एक में भाग नहीं लगेगा, क्या करेंगे हम, 0 बैठाएंगे और दशमलव देंगे, यहाँ 0 देंगे, 10 होगा, 2 पंचे 10,
ये 2 से 5 बार में पूरा पूरा दशमलव के बाद कट रहा है, तो ये इसको बोलेंगे शांत दशमलव। कौन सा दशमलव बोलेंगे दोस्तों? इसको शांत दशमलव बोलेंगे। इसको कौन सा दशमलव? तो याद रखना, इसको शांत दशमलव बोलेंगे। जो पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात शेष नहीं बचता है दशमलव के बाद, उसको शांत दशमलव कहेंगे। और आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये दशमलव पद्धति, अगर ये जो डेसिमल सिस्टम है, ये भारतीय उत्पत्ति है। कौन सा उत्पत्ति है? ये भारतीय उत्पत्ति है। पहले जो है दोस्तों क्या होता था कि 1 से कम वाली संख्या, 1 से कम वाली संख्या को फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जाता था। जैसे 1/3 लिखा जाता था, मतलब 1 का अगर 3 बार टुकड़ा करे, तीसरा भाग निकाले, तो उसको फ्रैक्शन में लिखते थे, भिन्न में लिखते थे दोस्तों। इसको दशमलव में नहीं लिखा जाता था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि ये दशमलव उत्पत्ति जो है, डेसिमल सिस्टम, ये भारतीय उत्पत्ति है। भारत में ये जो है हजारों ईसा पूर्व से जो है ये प्रचलित था, लेकिन ये लोकप्रिय नहीं था। ये इसको जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रूप नहीं मिला था, ये डेसिमल सिस्टम को। ये डेसिमल सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय रूप कब मिला दोस्तों? तो याद रखना, ये जो डेसिमल सिस्टम है, इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप जो है 1500 दोस्तों 1585 ईस्वी में मिला। कब मिला है इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप? कब मिला? 1500 दोस्तों 85 ईस्वी में इसको अंतर्राष्ट्रीय मिला। वह क्या कि फ्लेमिश एक गणितज्ञ था, फ्लेमिश के एक गणित के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, इस दशमलव पद्धति को अपने बुक में प्रकाशित किया। उसी दिन से जो है ये दशमलव पद्धति जो है लोकप्रिय हो गया और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप इसको मिल गया। कब? तो याद रखना दोस्तों 1585 ईस्वी में एक वैज्ञानिक फ्लेमिश के गणितज्ञ ने अपने बुक में ये दशमलव सिस्टम को क्या किया था, प्रकाशित कर दिया था। और उसी दिन से जो है ये दशमलव पद्धति जो है दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय जो है सिस्टम बन गया, एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के रूप में उभर के आया। ये शांत दशमलव आप समझ गए। और इसका आविष्कार जो है दोस्तों याद रखना, ये भारतीय देन है। भारत दशमलव से ये जो सिस्टम है ये भारत का ही देन है। आगे चलते हैं, शांत दशमलव समझ गए। अब आवृत्ति दशमलव को समझते हैं दोस्तों। किसको? तो आवृत्ति दशमलव को देखते हैं 2 नंबर में। आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति दशमलव को देखते हैं। आवृत्ति दशमलव क्या होता है दोस्तों कि अगर दशमलव के बाद, या इसको पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति भी बोलते हैं या आवृत्ति भी बोलते हैं। इसका पुनरावृत्ति का मतलब क्या हो दोस्तों कि ये रिपीट कर रहा हुआ, पुनः आ रहा है, बार बार आ रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब हुआ रिपीट कर रहा है या बार बार आ रहा है ये संख्या, तो उसी को आवृत्ति या पुनरावृत्ति बोलते हैं। जैसे देख लीजिए कि अगर 1/, एग्जाम्पल लेकर के समझे, अगर 1/3 है ये, इसको अगर हम भाग देंगे तो 0.33 आएगा दोस्तों, 0.33 आएगा। तो देख लीजिए, तो ये क्या हो रहा है, संख्या जो है दशमलव के बाद रिपीट हो रही है। संख्या क्या हो रहा है? दशमलव के बाद रिपीट हो रही है। तो ये जो है इसीलिए इसको हम लोग आवृत्ति दशमलव या पुनरावृत्ति दशमलव कहेंगे। जो दशमलव के बाद जब संख्या रिपीट होने लगेगा तो उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसी को बोलेंगे आवृत्ति दशमलव या पुनरावृत्ति दशमलव बोलेंगे। जब संख्या क्या होगा, दशमलव के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। या तो इसको और क्या, इसको और आसान भाषा में क्या लिखेंगे, 0.3 पर रेकरिंग दे देंगे ऊपर में दोस्तों। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखते हैं, तो इसी को आवृत्ति दशमलव कहते हैं और इसी को पुनरावृत्ति दशमलव भी कहा जाता है। याद रखना, इसमें संख्या दशमलव के बाद जो है रिपीट होगा, या तो एक संख्या रिपीट होगा या एक के बाद ऐसे भी हो सकता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि दशमलव है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है और कुछ अंकों के बाद संख्या रिपीट हो रहा है, लेकिन ये जब कुछ अंकों के बाद भी रिपीट होगा तब भी ये जो है आवृत्ति दशमलव या पुनरावृत्ति दशमलव कहलाएगा। ये मान लीजिए इस संख्या के बाद 1, 3, 4, 5 रिपीट हो रहा है, इतना के बाद तब इस पे यहाँ तक रेकरिंग पड़ेगा। तो इसका रेकरिंग, इस संख्या पर रेकरिंग का मतलब यह हुआ कि ये संख्या पुनः रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, आवृत्ति दशमलव कहलाएगा। आपको आवृत्ति दशमलव समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग अशुद्ध आवृत्ति दशमलव।
अशुद्ध आवृत्ति दशमलव क्या होता है दोस्तों, ये जो है आवृत्ति ही दशमलव होता है, लेकिन उसमें क्या होता है अशुद्ध में अशुद्ध आवृत्ति दशमलव पढ़ते हैं आप दोस्तों, अशुद्ध आवृत्ति। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे शुद्ध में होता था कि 1/3 दिए, और ये क्या हो रहा था कि ये दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट हो रहा था। लेकिन ये अशुद्ध आवृत्ति दशमलव में क्या होगा दोस्तों, दशमलव के बाद जो संख्या होगा दोस्तों, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 कुछ संख्या आ सकता है, कुछ संख्याओं के बाद जो है संख्या रिपीट करना शुरू करेगा, उसमें एक ही संख्या रिपीट नहीं होगा अशुद्ध आवृत्ति दशमलव। वैसा दशमलव जिसमें जो है दशमलव के बाद की संख्या जो है ये अलग अलग संख्या रिपीट कर रहा हो, उसी को बोलेंगे क्या, अशुद्ध आवृत्ति दशमलव बोलेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना कि अशुद्ध आवृत्ति दशमलव में जो होगा दशमलव की बाद वाली संख्या एक ही संख्या नहीं होगा, अलग अलग अंक होगा उसका, और वो रिपीट कर रहा होगा। आगे चलते हैं, अब मिश्रित आवृत्ति दशमलव देखते हैं दोस्तों, क्या होता है मिश्रित आवृत्ति दशमलव। अब 4 नंबर में देखते हैं दोस्तों मिश्रित आवृत्ति दशमलव। मिश्रित, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए एग्जाम्पल में, तो इसमें क्या होता है दशमलव के बाद वाली संख्या, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 5 है और 6 है, फिर 5 6 आ रहा है, 5 6 आ रहा है, 5 6 आ रहा है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दशमलव के बाद वाली कुछ ही संख्या ऐसी है जिसका जो बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ ही संख्या, जैसे देख लीजिए 5 6 हो रहा है, और ये बाद वाली संख्या जो पीछे वाली संख्या है यह रिपीट नहीं हो रहा है। तो वैसी दशमलव जो दशमलव के बाद के कुछ ही संख्या रिपीट कर रहा है उसे मिश्रित दशमलव कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, मिश्रित दशमलव, जिसमें दशमलव के बाद वाली कुछ ही अंक रिपीट कर रहा है। तो इसको और क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.24 और 5 6 पर रेकरिंग दे देंगे दोस्तों। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको मिश्रित दशमलव कहेंगे, जिसमें दशमलव के बाद के कुछ ही संख्या जो है रिपीट हो रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।